हम लोग बातों को और आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बल की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली है क्या? ये जो दुनिया, ये जो भौतिक जगत है ना, उसकी क्या व्यक्ति है। उस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल है। हर भौतिक वस्तु एक दूसरे पर वो बल लगाती है ना। तो ये जो पूरा दुनिया है ना, और वो बल कैसे दिखते हैं? वो बल के जरिए वस्तु गतिशील होते हैं। वस्तु गतिशील होते हैं तो क्या होता है? उनका बीच का दूरी बदलती है। उसका बीच का दूरी बदलने से बल बदलता है ना। बल क्यों लगता है? क्योंकि वस्तुएं हैं। वस्तुएं अपना कुछ इस बल के जरिए दिखाते हैं। वो बल के जरिए, बल के कारण फिर वस्तुएं गति में आती हैं। गति में आने के कारण फिर क्या होता है? बल बदलता है। बल गति के साथ कैसे बदल रहा है, उन चीज़ों से हम लोग फिर इस बल के बारे में बात कर लेते हैं। चीज़ें ऐसे ही आई ना, हम लोग सोचते नहीं, लेकिन चीज़ें कैसे आती हैं वो देखना चाहिए ना। लेकिन इस एक बात है ना, जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो भौतिक जगत है, जो मेटेरियल वर्ल्ड है ना, उनके सारी चीज़ों, कितने तरह की चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों में एक खास बात है। वो खास बात क्या है? गति ना। और उस गति के कारण क्या होती है? चीज़ें बदलती हैं ना। इस दुनिया के, इस पूरे भौतिक जगत में जो एक बात है जो नहीं बदलती है, वो क्या है? हर चीज़ बदलती है ना। और ये जो बदलना है, बदलने का जो बुनियादी रूप है वो है गति, है ना। वो गति के कारण सभी कुछ, ये जो भी कुछ हो रहा है वो गति के ही रूप है ना। पदार्थों के, पिंडों के, कणों के गति उस पूरा दुनिया को एक खास रूप दे रहा है ना। उनके सारे अंतर संबंध गति के जरिए दिख रहा है। तो हम लोग का जो जीवन है, हम लोग भी तो वस्तु जगत, इस भौतिक जगत का ही अंश है ना। हम लोग का जीवन भी उसी गति का क्या अभिव्यक्ति है ना। उन कणों का एक खास तरह से जुड़े हुए कण एक खास तरह गति में रहते तो हम लोग जीवंत हो जाते हैं ना, प्राणवान हो जाते हैं ना। तो बातें कभी कभी उल्टे तरह से माने, हम लोग बहुत समय ऐसा कहते हैं ना, जीवित चीज़ और निर्जीव चीज़ ना। तो निर्जीव चीज़ चल फिर नहीं सकते, जीवित चीज़ चल फिर सकते हैं ना। तो हम लोग फिर बातें इतने दिमाग में बैठ जाते हैं, अचानक कुछ हिलने लगा तो हम लोग कहते हैं क्या, उसमें क्या जीवन आ गया, कोई जी गया क्या, उसमें प्राण आ गया क्या? अचानक कोई चीज़ हरकत में आ जाए तो हम लोग को आश्चर्य लगता है, ये निर्जीव चीज़ वो गति में कैसे आया ना। तो चीज़ें ऐसे होती थी कि लोग सोचते थे कि ठीक उल्टा तरह से, कि गति की अभिव्यक्ति क्या है? प्राण है ना। प्राण के जरिए गति अपने को दिखाती है। गति जीवित वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई है ना। माने कोई चीज़ गतिशील है, इसका मतलब जीवित है, जबकि उल्टा है, जीवन ही गति का एक अभिव्यक्ति है। गति के बहुत सारे अभिव्यक्ति, बहुत सारे गतियाँ होती हैं। गति के खास अभिव्यक्ति है जीवन, ये प्राण जीवित चीज़ है। उस गति के जरिए दिखाते को लोग जीवित है, खास तरह गतिशील होते हैं वो लोग ना। तो इसलिए उल्टा लोग सोचते थे कि गति माने प्राण, जिस चीज़ में गति है वो किसी तरह से जीवित है, उसमें लाइफ है ना। तो गतिशील वस्तु में एक प्राण शक्ति अपने को दिखाता है ना। हर एक गतिशील वस्तु लोग सोचते थे उसमें किसी न किसी तरह से मिस्टीरियस होगा, बहुत रहस्यमय होगा, लेकिन जरूर उसमें किसी न किसी तरह से जीवन उपस्थित ना। प्राण की अभिव्यक्ति है ना। इस भाषा में लोग बात करते थे कि हर एक गतिशील वस्तु में एक चीज़ होता है, वो है विज विवा। विज विवा, विज शब्द आया विजन से ना, दिखता है। क्या दिखता है? विवा, वो लाइफ फोर्स दिखता है ना। हर एक गतिशील वस्तु में प्राण अपने को, प्राण शक्ति अपने को अभिव्यक्त करती है ना। दैट इज विज विवा। हर एक गतिशील वस्तु में विज विवा, एक प्राण शक्ति, एक प्राण का बल है ना। और उस विज विवा के साथ एक दूसरा चीज़ दिखता है हर एक चीज़ में, विज इनर्शिया। हर एक वस्तु, गतिशील वस्तु में एक जड़त्व होती है, उस गति में एक जड़त्व होती है। वो गति, उस गति को कोई बदलना चाहे तो रेजिस्ट करता है ना। ठीक है ना, उस गति को हम लोग बदल सकते हैं, वो रेजिस्ट करता जाएगा, गति मिटने का पहले वो रेजिस्ट करता जाएगा। तो यही चीज़ है ना, हर चीज़ में दिखता है। लेकिन ये दिखता है, ये दोनों मिलकर गतिशील वस्तु अपने को अभिव्यक्त करते हैं उसका वेस इनर्शिया के जरिए। हर एक में वेस इनर्शिया रहता है, हर एक का गति में एक जड़त्व होती है। बिना बल कर आप उस गति को बदल नहीं सकते, अपने आप को गति बदलती ही नहीं है। और हर एक गतिशील वस्तु में एक प्राण अपने को दिखाता है। इस तरह से लोग सोचते थे, इस तरह से लोग सोचते थे, और इस तरह से सोचते हुए चीज़ों को लोग अभिव्यक्त करने का कोशिश करते थे। कौन लोग? साधन लोग, सभी लोग, वैज्ञानिक लोग भी। न्यूटन समझते थे कि गतिशील वस्तु में जो प्राण की अभिव्यक्ति होती है वो इसके जरिए दिखती है, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम।
हाँ, इसीलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव मोशन भी कहते थे। न्यूटन के ज़माने में इसको क्वांटिटेटिव मोशन भी कहा था। माने मोशन अपने आप को mv के जरिए अभिव्यक्त करता है। m हो गया मास, वो उसका इनर्शिया इस मास के जरिए दिखता है। हाँ, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके गति को बदलना उतना मुश्किल होगा, उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। तो विस इनर्शिया हाँ अपने को इससे दिखाता है, और v तो गति का ही अभिव्यक्ति है। दोनों मिलकर ये विस विवा दिखता है ना। हाँ, तो अगर v दुगुना हो जाएगा तो विस विवा दुगुना हो जाएगा ना। लेकिन न्यूटन के समसामयिक थे लिबनिट्ज। हाँ, लिबनिट्ज को दूसरे तरह से देखते थे, और लिबनिट्ज कहते थे कि विस विवा अपने को mv स्क्वायर के जरिए अभिव्यक्त करती है। माने अगर v दुगुना हो जाएगा तो वो प्राण शक्ति दुगुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। ये है ना, ये दोनों बातें थी ना। ये बातें लोगों के मन में चल रही थी आगे तक भी ना। याद कीजिए, न्यूटन थे अंग्रेज, हाँ, लिबनिट्ज से जर्मन, है ना। हाँ, ये लोग थे 17वीं सेंचुरी के लोग ना। अब 17वीं सेंचुरी ख़त्म हुआ। हाँ, हम लोग फ्रांस में आ रहे हैं ना। हाँ, फ्रांस में एक छोटी सी लड़की 1706 में उसकी जन्म हुआ, एमिली। हाँ, जैसे हर दुनिया में, हर जगह में, हर समय में ना, हाँ, लड़कियों के साथ बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे प्रतिबंधक ना। हाँ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एमिली एक संपन्न परिवार में जन्म ली थी, एक कुलीन परिवार में जन्म ली थी। लेकिन बात है क्या लड़की ना है। हाँ, लड़की है तो उसको क्यों, उसको ठीक है खाना बनाने में रुचि हो, वो नाच गाना कर सकती है, वो चित्र बना सकती हो, हाँ, सिलाई कढ़ाई कर सकती है ना। लेकिन गणित में रुचि क्यों हो ना। तो एमिली को लेकिन गणित में रुचि थी। एमिली को साइंस पे बहुत रुचि थी, चीज़ों को जानना चाहती थी ना। हाँ, माँ को ये कतई पसंद नहीं था ना। एमिली चीज़ों को जानने के लिए बहुत सारे, एमिली एक मन बहुमुखी प्रतिभा थी। एमिली जब 12 साल की हो गई 6 भाषाएं वो जान गई। हाँ, ठीक है, उस समय हाँ पढ़े लिखे लोग अंग्रेज़ी तो सीखते ही थे, हाँ, और साथ साथ फ्रेंच सीखते थे। एमिली तो खुद फ्रेंच थी, अंग्रेज़ी भी जानती थी, जर्मन भाषा भी जानती थी, लैटिन में दखल था, चीज़ें जानती थी ना। हाँ, और एमिली बाद में हम लोग देखते हैं कि एमिली की एक बहुत बड़ा काम की, वो न्यूटन का प्रिंकिपिया लैटिन में उच्चारण है ना। हाँ, जिसमें न्यूटन अपने सारे खोज के बारे में लिखे ना। हाँ, उसको वो फ्रेंच में उसका अनुवाद कर ली, ट्रांसलेशन कर दी, और उसमें अपना हाँ साथ साथ व्याख्या भी दी ना। हाँ, और इस तरह से न्यूटन का वो सारे काम ना फ्रांस में फैल गया, फ्रांस के लोगों के बीच में फैल गया। अब एमिली बड़ी हो रही है, हाँ, उसका रुचि भी बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन माँ को ये कतई पसंद नहीं था। माँ एकदम उससे कहती थी कि अब तो ऐसा चलेगा तो तुम्हें तो घर में रखने लायक तुम नहीं है ना, तुम्हें हम किसी कॉन्वेंट में भेज देंगे, वहीं बड़ी हो तो शादी उदी हो जाएगी सब कुछ। हाँ, लेकिन प्रोत्साहन यहाँ पिताजी से मिलता था। पिताजी इसको हमेशा प्रोत्साहित करते थे इस चीज़ को ना। और उनके घर में बाहर से वैज्ञानिक आते थे, एमिली उन लोगों को बात भी सुनती थी। फिर एमिली 18 साल की हुई, तब तो 18 साल बहुत उम्र हो जाता है ना। आजकल भी लड़कियों की शादी 18 साल में हो ही जाती है, उससे कम उम्र में भी अभी लड़कियों की शादी हो जाती थी, होती भी होगी। तो वो तो समय था। एमिली को अब पता चला कि अब तो शादी करनी ही होगी। बहुत लोग आते भी थे एमिली के पास, तो एमिली हाँ जिसके साथ वो हाँ बोल दी, वो एक आर्मी का ऑफिसर थे, हाँ, मार्क्विस, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, मार्क्विस हाँ शैटुले। तो एमिली शैटुले बन गई ना। हाँ, क्या फ़ायदा हुआ उनके साथ परिणय सूत्र में बंध कर शादी हो गई दोनों की ना। ये आर्मी ऑफिसर थे ना, आर्मी ऑफिसर थे तो घर तो बैठ नहीं सकते, बाहर ही रहेंगे, ज़्यादातर समय दूर रहेंगे, दूसरे जगह रहेंगे, दूसरे देशों में रहेंगे। तो एमिली को एक बहुत बड़ा समय मिलता था। अब तो एक घर मिल गया एमिली को, अपना घर मिल गया, बड़ा सा घर है, उसमें ये सब चीज़ों को एकदम निर्विघ्न करने के लिए अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं था ना। हाँ, तो एमिली घर में बुलाती थी, वैज्ञानिकों को बुलाती थी, तरह तरह के प्रयोग करती थी, उनसे बातें करती थी, मिलकर किताब लिखने की बात, ये सब तो हो ही रही थी। उस समय एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे, बहुत लोग नाम सुने, वॉल्टेयर के नाम सुने ना। हाँ, फ्रेंच उपन्यासकार ना। हाँ, वॉल्टेयर उपन्यासकार के रूप में हम लोग जानते हैं, उनकी भी विज्ञान में रुचि थी। एमिली से उनकी दोस्ती हो गई ना। हाँ, उन लोग गहरा संबंध बन गया। लेकिन वो
दोनों को बहुत आगे भी ले गया ना। हाँ, अब वॉल्टेयर इस चीज़ का आयोजन करते थे, नए नए लोगों के साथ मिलाना, एमिली को प्रोत्साहित करते थे किताब लिखो, इस चीज़ के बारे में व्याख्या करो। तो एमिली को ये चीज़ पता था, उस विज विवा के बारे में पता था, और एमिली को मन ही मन लगता था कि मन ही मन लगता था ना, उनको लगता था किसी तरह से कि mv² वाली बात कहीं ना कहीं सही हो ना, जो गतिशील पदार्थ में जो प्राण शक्ति रहता है, वो जो बल होता है ना, वो बल सबसे अच्छा इस mv² से प्रदर्शित होगा। कैसे? तो एमिली को एक दूसरे प्रयोग के बारे में पता था, ग्रेवसैंड का, और एमिली ने उन प्रयोगों को करके देखी। क्या प्रयोग था? शीशे का, शीशा माने लेड, बहुत भारी धातु है ना, लोहे से भारी है। शीशे के गोले थे ना, गोले को ऊपर से छोड़ोगे तो जैसे नीचे आएगा, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण है, तो और और उसका वेग और बढ़ेगा, और वेग और बढ़ेगा तो प्राण शक्ति और बढ़ेगा। तो नीचे नरम ज़मीन था ना, क्ले का ज़मीन, नरम ज़मीन है, तो बॉल गिरेंगे तो नीचे आके धंसेंगे, जब वो फिर रुक जाएंगे तब तक काफ़ी दूर तक धंस जाएंगे। तो एमिली ने देखा कि जितना ऊपर से बॉल को छोड़ा जाए, मानो जब वो ज़मीन से टकराते हैं तो और ज़्यादा गति से टकराते हैं, ज़्यादा वेग से टकराते हैं, तो और ज़्यादा दूर तक धंसते हैं। तो जो जितना ज़्यादा दूर तक धंसता है, उसमें वो प्राण का बल उतना अधिक था कि रुकने का पहले उतना दूर तक चला गया ना। तो एमिली ने कहा कि इससे हम लोग कितना दूरी तक वो धंसता है, उसके ज़रिए हम लोग इस विज विवा को मेजर कर सकते हैं। और एमिली ने अब मेजर करना शुरू किया। कितने ऊंचाई से गिराने से, गैलीलियो के समय से ये सब चीज़ पता था, कितने ऊंचाई से गिराने से वो ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये पता कर सकते हैं ना। तो डिफरेंट हाइट से गिराकर वो ये निश्चित की कि कितना अलग अलग स्पीड से वो शीशे का बल ज़मीन से टकराए। और एमिली ने एक गजब चीज़ देखा कि अगर ये स्पीड v दुगुना हो जाए तो 4 गुना नीचे धंसता है। ये अगर 4 गुना हो जाए, ये गति 4 गुने स्पीड से टकराए ज़मीन से, तो 16 गुना नीचे तक धंसता है ना। तो एमिली ने कहा कि ये जो विज विवा है, विज विवा v² का प्रोपोर्शनल है, नॉट इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू v, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू v² ना। और ये mv² जो है ना, ये जो mv² और mv से बेहतर चीज़ है mv²। और आजकल हम लोग जानते हैं कि mv² को हम लोग देखते हैं, mv² का अकेले नहीं देखते, वो आ जाता है हाफ mv² के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ना। गति जितना अधिक होगा, काइनेटिक जितना अधिक होगा ना। ये हाफ कहाँ से आया? हाफ एक्चुअली हम लोग जब समीकरण के जरिए देखेंगे तो हम लोग अपने आप देखेंगे कि कितना दूर तक उसको धंसना है ना। वो अगर v के साथ उसको हम लोग देखें तो वो हाफ mv² ही आएगा। तो ये हाफ mv², जिसे आजकल हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में जानते हैं, वो पहले लोग इस विज विवा के रूप में उसको देखते थे, और एमिली ने दिखाया कि ये बेहतर है दिखाना। mv का अलग काम है, इसे मोमेंटम कहते हैं, ये अलग है ना। जैसे जैसे वस्तु है, अब जितना ऊपर से गिराएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का बल, पृथ्वी अपना बल उसे दे रहा है, उसका गति बढ़ जा रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है ना। तो इसका माने अगर किसी बल की उपस्थिति में कोई किसी भी वस्तु को चलने दे तो बल उसका क्या करेगा? गति को बदलेगा। गति का बदलाव 2 तरह से हो सकती है ना, दिशा भी बदल सकता है। गति का बदलाव माने वो और ज़्यादा फास्ट हो गया, उसका स्पीड और बढ़ गया, दोनों तरह से हो सकता है ना। तो ये जो स्पीड का बदलाव, ये बिना बल का नहीं हो सकता है। और स्पीड जिसको मिल गया उसको भी अपने आप एक बल मिल गया, वो दूसरे को ठेल कर ले जा सकता है ना। तो हम लोग कहते हैं उसे एक एनर्जी मिल गया। तो गति के कारण जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग का एकदम बचपन से दे दिया आता है बिना कुछ कहे हुए कि हाफ mv² ये होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ना। इस हाफ mv² का एमिली ने उस तरह से दिखाया ना। गोले गिर रहे थे ज़मीन पर, जितना ऊपर से गिरेंगे उसका v उतना ज़्यादा होगा, वो नीचे रुकने तक धंसेंगे। कितना दूर तक धंस रहा है उसके सहारे एमिली उसको मेजर कर रहे थे ना, विज विवा को। हम लोग समझ सकते हैं ना। मान लो कि धंस रहा है तो रुकता क्यों है? क्योंकि बल इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है। सब मिलाकर मान लो बल F है, इसमें दोनों चीज़ शामिल है। इस F में ना, इस F में क्या शामिल है? इस F में निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण तो अभी भी लग रहा है, नीचे धंस भी रहा है तब भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ज़मीन का प्रतिरोध उससे भी ज़्यादा है। तो सब मिलाकर एक नेट अपवर्ड फोर्स उस पर लग रहा है। तो एक नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा तो हम लोग अभी तो जानते ही हैं, और एमिली का समय ये पता था कि F ma होगा, न्यूटन गति का नियम ना।
ठीक है ना। हाँ, तो इस एफ के कारण एक ऊपर एक एक्सेलरेशन मिलेगा, और ये चीज़ नीचे आ रही थी, यहाँ जब आई थी ज़मीन पर जब टकराई थी उसका स्पीड v था, और फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0 है। हाँ, ये इक्वेशन लोगों को पता था। हाँ, क्या था कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी ओ स्क्वायर 2as इस केस में है ना। हाँ, हम लोग जानते हैं क्या होगा, ये वी एफ क्या है, 0 है, v ओरिजिनल क्या है, v है, तो 0 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, और चूंकि इधर है गति का दिशा और ये a, तो हम लोग इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू 2 इंटू माइनस a, और इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, h लिखेंगे ना। तो h तब क्या आया, हाँ h आया वी नॉट स्क्वायर बाई 2a ना। हाँ, माने ये h वी नॉट स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, कितना दूर तक वो धंसेगा, हाँ वो वी नॉट स्क्वायर से तय हो रहा है ना, वी स्क्वायर से तय हो रहा है। हाँ, वी नॉट तो वी था, वी स्क्वायर से तय हो रहा है। वी अगर दुगुना हो गया तो वी स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। हाँ, तो 4 गुना नीचे तक वो धंसेगा। हाँ, और धंस रहा है क्योंकि उसके पास बल है, वो रुकावट के बावजूद उसका गति, हाँ उसका स्पीड घट रहा है, लेकिन वो धंसते जा रहा है उस रुकावट के विरोध में ना, तो उसके पास बल है तभी तो, इसीलिए लोग उसको विज विवा का माप के रूप में यूज़ किए ना। विज विवा जितना ज़्यादा है उतना दूर तक वो धंस सकता है। हाँ, और ये कितना दूर तक धंस सकता है वो गति पर कैसे निर्भर करता है, तो वी का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए विज विवा वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ, और इसमें अपने आप क्या हो जाएगा, आप अगर इसको देखेंगे, आप दोनों तरफ एक काम कीजिए, ए है ना, हाँ ए तो था कितना, F/m था ना, F/m था, ठीक है, ए तो F/m है, तो ए के बदले हम लोग हाँ क्या लिख देंगे, F/m लिख देंगे, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 F/m ना। तो एफ को इधर ले जाए तो एफ एच क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर ना। तो ये बल, हाँ उसके पास जो बल मिल गया गति के कारण वो h दूरी तक लग रहा है, और उस h दूरी तक उसका जो प्रभाव है वो किसके जरिए दिख रहा है, हाफ mv स्क्वायर के जरिए दिख रहा है ना। ठीक है, आजकल हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्क डन ना। हाँ, ये बॉल जब नीचे गिर रहा है तो बॉल को ज़मीन ऊपर की तरफ ठेल रहा है, तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है, ये बॉल भी ज़मीन को, ये स्फीयर भी ज़मीन को नीचे की तरफ ठेलेगी, वो फोर्स ये एफ है ना। और सी एफ और एच का जो प्रोडक्ट है वो क्या दिखाता है, एफ और एच का प्रोडक्ट, ये एफ फोर्स कब तक वो लगा रहा है, एच हाइट, एच दूरी तक नीचे जाते समय है ना, तो इस पूरे दूरी में इसका पूरा प्रभाव क्या हो गया, एफ एच, उस बल का प्रभाव, और वो किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर का बराबर है ना। तो इसे हाफ mv स्क्वायर को एमिली ने कही कि ये है क्या चीज़, उसका विज विवा का नाप। और इस विज विवा को अब हम लोग विज विवा नहीं कहते, इसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। हम लोग उसको प्राण का अभिव्यक्ति नहीं मानते। हाँ, क्योंकि निर्जीव चीज़ें भी बल के प्रभाव में चल ही सकते हैं, वो गतिशील हो ही सकते हैं, इसलिए गति मात्र ही प्राण का अभिव्यक्ति नहीं है। लोग ऐसे समझते थे हाँ कि गति प्राण की अभिव्यक्ति है, हम लोग कहते हैं प्राण गति की अभिव्यक्ति है ना। और वो गति के अभिव्यक्ति को आजकल हम लोग जिससे मेजर करते हैं उसको हम लोग, उसका एक मेजर है काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया कि v अगर दुगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा ना, ये चीज़ है। तभी गुरुत्वाकर्षण की बात करते समय मैं काइनेटिक एनर्जी का बात किया, क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण हो या चाहे कोई भी बल हो, बल लगेगा तो वेलोसिटी बदलेगा। हाँ, बल वेलोसिटी को दो तरह से बदल सकता है, एक क्या, स्पीड को घटा बढ़ा सकता है, और नहीं तो दिशा को बदल सकता है ना। हाँ, तो स्पीड को घटाने बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी घटता बढ़ता है ना। और स्पीड, हाँ तो जब भी स्पीड बदलेगा बल के कारण तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना बदला उसके जरिए हम लोग एक तरह से उस बल को देख सकते हैं ना। तो हम लोग अब ऊर्जा के भाषा में अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि एक वस्तु जब एक जगह से दूसरे जगह जा रही है उसका काइनेटिक में चेंज हो रहा है, तो यहाँ बल तो आया नहीं, लेकिन हम लोग जानते हो काइनेटिक में चेंज तभी होगा, काइनेटिक एनर्जी क्यों मिल रहा है, या काइनेटिक के जरिए वो बल जो लगा रहा है, बल के साथ काइनेटिक का संबंध ही है, तो काइनेटिक का बदलाव के साथ साथ हमें बल का पता चल जाएगा ना। तो ये भी एक तरीका है बल को डिस्क्राइब करने का, बल के बारे में बात करने का।
हाँ, कैसे ऊर्जा में बदलाव हो रहा है, एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है। हम लोग इसी बात को अगले दिन करेंगे। हाँ, कि ऊर्जा के बदलाव के जरिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या होगा, वस्तु गतिशील होंगे, उनका गति में परिवर्तन होगा, उसका स्पीड भी बदलेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी के बदलाव के जरिए कैसे बल को समझे, कैसे गुरुत्वाकर्षण के बल को काइनेटिक एनर्जी के चेंज के जरिए समझे ना। और हम लोग देखेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी के बदलाव के साथ साथ और एक ऊर्जा का नोशन भी आया था, जिसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इस दूसरे लेक्चर का पार्ट वो होगा और हम लोग देखेंगे एक नया तरीका फिर गुरुत्वाकर्षण के बल को या किसी बल को समझने के लिए ना। हाँ, बल और गति मिलकर जब गतिशील वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हुए चलते रहते हैं तो ऊर्जा के बदलाव के जरिए कैसे उस बल को समझा जा सकता है। तो ये हम लोग का फिर नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा। हाँ, कि एनर्जी के चेंजेस के जरिए कैसे हम लोग बल को समझें। और एक चीज़ हम लोग समझ लें, अभी हम लोग काइनेटिक जो बात कर रहे हैं उसके साथ गुरुत्वाकर्षण के बल को जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ किसको रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के बल को। माने काइनेटिक चेंज बल के साथ जुड़ा हुआ होगा। हम लोग अगले दिन इन चेंजेस को और अच्छे से समझेंगे और हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को या किसी भी बल को दिखाने का एक नया और दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे जो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है।